आकाश भाई, जो रियल स्टेट है इसमें रिस्क टेकिंग एबिलिटी कितनी ज़्यादा होनी चाहिए? आपका क्या सजेशन है कि जिसके अंदर रिस्क टेकिंग एबिलिटी हो वही इसमें कूदेगी, कोई भी आ सकता है? आज पूरे यूपी चाहता है कि भैया मेरा घर लखनऊ में हो। म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, गोल्ड, रियल एस्टेट, अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई मुझे एक सेट करो हाँ, कि सबसे बेनिफिट क्या रहेगा, फ्लैट लेना चाहिए कि लैंड पे इन्वेस्ट? लोग भाई इसी में ना लोन ट्रैप में भी फंस के रह जाते हैं, क्योंकि बहुत मोटी मोटी ईएमआई जो फ्लैट्स रहते हैं उस पर लग जाती है जो लेते हैं। तब एक नॉर्मल किसी का 20-30 लाख है, उसको रियल एस्टेट में उसको बढ़ाना है, तो कुछ आइडिया बताइए। कोरोना टाइम में जिन लोगों ने पैसा प्लॉटों में लगाया या ज़मीनों में लगाया, 2 साल में उन लोगों का पैसा डबल हुआ है। गुड़गांव जो है वो इंडिया का मोस्ट ओवर रेटेड जगह हो गई है। हाँ, तो क्योंकि अब आप दिल्ली के भी हैं, गुड़गांव भी आप ही का पास ही है, तो थोड़ा बताइए मुझे कि ये सच है या आपको नहीं लगता ऐसा कुछ भी नहीं है? ऐसा जैसा पैसा बढ़ रहा है, कहाँ बढ़ रहा है? तो मुझे दुबई जाने की ज़रूरत है या मुझे कहीं विदेश जाने की ज़रूरत है? भाई तो ये बताइए कि हम कैसे पता करें कि यार ये ब्रोकर फ्रॉड है कि नहीं, क्योंकि आप रियल एस्टेट में आपकी इतनी एक्सपर्टीज़ है, तो थोड़ा इसको समझाइए भाई कि आदमी जो है ना ये ब्रोकरों के फ्रॉड से बच सके। हेलो आकाश भाई, स्वागत है आपका टॉक विद मानवेंद्र के इस पॉडकास्ट में। भाई आप काफ़ी यंग एज में रियल एस्टेट में आए, आई थिंक आपका ऑलरेडी फैमिली बैकग्राउंड था इसमें, लेकिन आपने क्यों चुना कि नहीं मुझे भी यही चीज़ आगे परसू करनी है? 12th करने के बाद मैं बैचलर्स करी, बीटेक करी सिविल इंजीनियरिंग में। उसके बाद सेम फील्ड में ही आगे मास्टर्स भी करी। नेदरलैंड्स चला गया था मैं अपनी मास्टर्स करने के लिए। तो एक टच हमेशा कंस्ट्रक्शन लाइन से, सिविल लाइन से रहा, तो वहाँ से एक इंटरेस्ट बढ़ता रहा। फिर एक लोगों का थोड़ा मुझे शौक है कि जैसे लोगों की एक जर्नी होती है ना, कि एक इंसान यहाँ पे था, ज़मीन पे था और आज कहाँ पहुँच गया। तो रियल एस्टेट में मैं बड़ी स्टोरीज ऐसी सुनता था, क्योंकि मेरे फादर इसी फील्ड से आते थे, तो बहुत लोगों से एसोसिएटेड थे इनिशियल लेवल पे जो ग्राउंड से ऊपर बढ़े। तो एक शौक था कि भाई अब पढ़ाई वगैरह जिस लाइन में करी इसी में अपना आगे बढ़े। भाई जैसे ना हम बहुत बार सुनते हैं कि रियल एस्टेट में किसी ने बहुत कम पैसे से बहुत ज़्यादा पैसा बना लिया, हाँ, तो बहुत बार मुझे लगता है कि अरे फेंक रहे हैं लोग। तो क्या एक्चुअल में ऐसे केस होते हैं कि मतलब ग्राउंड में बिल्कुल कुछ नहीं था और अचानक से बहुत पैसा कर लिया? या जो कि जैसे मैं आपको इस पे बता रहा हूँ, सोशल मीडिया बहुत सारी ऐसे रील्स वायरल हैं कि मैंने इधर से लोन ले लिया, उधर से लोन ले लिया, फिर ये बेच दिया, वो बेच दिया। हाँ। तो बहुत वो लगता है कि बहुत फैसिनेटिंग लगता है एज ए ऑडियंस की, यार बढ़िया है। नहीं, आपकी बात ठीक है। देखो, लाइफ बदलती है ना, लेकिन सोशल मीडिया या इन चीज़ों पे जो हम देखते हैं ना, वो सिर्फ 5 सेकेंड या 10 सेकेंड की एक रील देखते हैं। वो 10 सेकेंड 10 साल के बराबर होता है जो इंसान उस प्रोसेस के थ्रू निकला होता है ना। उस इंसान ने वो ज़मीन भी देखी होती है, आज वो आसमान भी देख रहा है, लेकिन वो 10 साल उस इंसान ने गो थ्रू करे होते हैं। तो जब ऑफकोर्स जो आपने कहा, लोगों की ज़िंदगी बदलती है, ऑफकोर्स बदलती है, लेकिन वो चीज़ टाइम लेती है जो सोशल मीडिया पे एक्चुअल में दिखती नहीं है। आकाश भाई, जो रियल स्टेट है इसमें रिस्क टेकिंग एबिलिटी कितनी ज़्यादा होनी चाहिए? क्योंकि मुझे जो लग रहा है, जितना मैं समझ पा रहा हूँ, जितना मैंने भी अपने पर्सनल जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा उसमें देखा है कि बहुत रिस्की भी रहता है ये। हाँ, तो आपका क्या सजेशन है कि जिसके अंदर रिस्क टेकिंग एबिलिटी हो वही इसमें कूदेगी, कोई भी आ सकता है? देखो, मैं ये नहीं कहूँगा कि रिस्क लेना या ना लेना, वो सबकी अपनी कॉल है। मेरा ये मानना है रिस्क लो, लेकिन वो रिस्क कैलकुलेटेड होना चाहिए। आज मेरी जेब में 100 रुपये है, मैं 100 रुपये का रिस्क नहीं लूँगा। मेरी जेब में 100 रुपये, तो मैं 20 रुपये का जरूर रिस्क ले लूँगा, 80 रुपये सेफ ही चलूँगा। तो यू टेक द रिस्क। अपनी पॉकेट देखो, आपकी एबिलिटी देखो, आप कितने केपेबल हो उस रिस्क को। अगर वो आपकी डायरेक्शन में नहीं गया तो आप उसे झेल पाओगे या नहीं झेल पाओगे। तो मेरे हिसाब से इट्स अ कैलकुलेटेड रिस्क। रिस्क लेना पड़ेगा आपको, बट उसे बहुत कैलकुलेट वाले वे में आप आगे बढ़िए। आकाश भाई, म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, गोल्ड, रियल एस्टेट, अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई मुझे एक सेट करो हाँ, कि सबसे बेनिफिट क्या रहेगा, फिर क्या रहेगा, फिर क्या रहेगा, फिर क्या रहेगा, तो आप क्या सीरियल ऑर्डर रखेंगे इसका? देखिए, हमारे देश में, जैसे मैं तो अपनी मदर की बात करूँगा, तो हमेशा इसे ये बचपन से देखा कि पैसे इकट्ठे हो गोल्ड ले लो, एक गोल्ड का कॉइन ले लो, एक। तो गोल्ड और अपने फादर को देखूंगा तो बोलूँगा रियल एस्टेट ले लो। सिंपल सी चीज़, ये 2 देखे हैं मैंने। तो गोल्ड और रियल एस्टेट दोनों चीज़ इंडिया में बहुत चलती है, लोग इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन रीसेंट टाइम में स्पेसिफिकली मैं दिवाली वाले टेन्योर की बात करूंगा जो अभी लास्ट मंथ था। गोल्ड बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, काफ़ी लोगों ने पैसा लगाया गोल्ड में, है ना। लेकिन सडनली क्या हुआ, वो 10,000 रुपये गिर गया। ठीक है, ऑफकोर्स वो दोबारा रीगेन हुआ, आगे बढ़ा, लेकिन एक माइंड में डाउट तो क्रिएट हो गया, है ना। आप ज़मीन खरीदोगे, उसका रेट, अगर आपने एक अच्छे
डेवलपर और एक क्लियर टाइटल की ज़मीन में आपने पैसा इन्वेस्ट करा, तो आपका पैसा नहीं डूबना, वो आपका विद टाइम थोड़ा ज़्यादा बढ़ेगा या कम बढ़ेगा, लेकिन बढ़ेगा। लेकिन गोल्ड ने वो एक क्वेश्चन मार्क लोगों के दिमाग में क्रिएट कर दिया कि हाँ, गोल्ड का रेट भी गिर सकता है। सो मैं ये लोगों को रिकमेंड करूंगा कि इट्स मोर एडवाइजेबल टू गो फॉर समथिंग विच इज मोर स्टेबल, दैट इज रियल एस्टेट। ओके, तो मतलब आपका ये कहना है कि रियल एस्टेट इज स्टिल बेटर बिकॉज इट्स मोर स्टेबल। देखिए, मैं ये नहीं कहूंगा गोल्ड में रेट नहीं बढ़ता, मैं ये नहीं कहूंगा रियल एस्टेट, दोनों में रेट बढ़ता है। लेकिन मैं पर्सनली अगर कोई चीज इन्वेस्ट करना चाहूंगा तो मैं उस चीज में जाऊंगा जहां पे मेरे को स्टेबिलिटी है, मेरे को पता है कि भैया पैसा बढ़ना है, 2 पैसे कम बढ़े 2 पैसे ज्यादा बढ़े, बढ़ना चाहिए। वो गोल्ड वाला नहीं होना चाहिए कि 10,000 रुपये कम हो गया फिर 4 दिन बाद दोबारा बढ़ गया, वो चीज नहीं चाहिए। आकाश भाई, अब इसी पे एक मेरा और क्वेश्चन है जो लोगों के बहुत एक कंसर्न भी रहता है, और इस पे भी सोशल मीडिया पे 10 तरीके की बातें मिलती हैं। फ्लैट लेना चाहिए कि लैंड पे इन्वेस्ट करना चाहिए? देखिए, मेरा माने तो जो मैं सोचता हूँ, इफ़ यू आर एन एंड यूज़र, है ना, आपको खुद के लिए घर रहना है, लेके रहना है, तो आप जाइए फ्लैट में, ठीक है। वहाँ पे आपको ऑलरेडी सब चीज़ डेवलप मिलेगी, रहिए, सब चीज़ बेस्ट। लेकिन किसी को अपने पैसे को 1 रुपये को 1.25 रुपये, 1.5 रुपये, 2 रुपये करना है तो वो जाए प्लॉट में। ओके। क्योंकि जो एक एप्रिसिएशन मिलता है ना, आपका ऑफकोर्स अपार्टमेंट भी एक एप्रिसिएशन होता है ना, लेकिन जो प्लॉट में जो एक एप्रिसिएशन होता है वो कंपैरेटिवली तेज होता है, और उसके मल्टीपल रीजंस है। और इसी में आकाश भाई, जैसे हम लोग यूथ हैं तो हम लोग भी बहुत कंफ्यूजन में रहते हैं कि रेंट पे रहें कि परचेस कर लें। देयर आर मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हाँ, जो खरीद भी सकते हैं, लेकिन अब क्योंकि एक ये भी सिनारियो आया है कि भाई रेंट पे जिंदगी भर रहोगे तो वो भी प्रॉफिटेबल ही है कंपेरेटिवली टू द बाय कि आप लोन लेके ऐसे करो। तो आपका इस पे क्या टेक है भाई? देखिए, जब मैं स्टूडेंट था, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोलूँगा, तो स्टूडेंट था, सब चीज़ तो रेंट मेक सेंस बीइंग अ यूथ एंड एवरीथिंग। बट आई फील वंस यू आर बिकमिंग स्टेबल इन लाइफ, यू हैव अ फैमिली एंड एवरीथिंग, तो एक स्टेबिलिटी चाहिए, तो एक घर इवेंचुअली आपको लेना चाहिए। उसके बाद मुझे लगता है इट डजंट मेक एनी सेंस, जो मेरा प्राइमरी घर है वो तो मेरा खुद का होना चाहिए। बाद में मैं आगे चीज़ रेंट करके एयरबिनबी करूँ या उसमें अदर बिजनेस करूँ, वो अलग मैटर है, वो सब चीज़ चल जाएगी। लेकिन प्राइमरी घर तो मेरे हिसाब से इंसान को अपने लिए लेना चाहिए। प्लस जिस घर में रह रहे हो उसकी वैल्यू बढ़ रही है, आपको बिजनेस भी करना है उस पैसे से, फॉर एग्जाम्पल, तो आप अपना घर लेके उस पर फाइनेंस कराओ, अपना पैसा लगाओ आगे, बट अपना वो रखो। पर बहुत लोग भाई इसी में ना लोन ट्रैप में भी फंस के रह जाते हैं, क्योंकि बहुत मोटी मोटी ईएमआई जो फ्लैट्स रहते हैं उस पर लग जाती है जो लेते हैं। तो वो भी, जैसे आपने कहा एक घर लेना चाहिए, पर हाँ। आजकल क्या हो गया ना कि आदमी जिस भी जगह पे जा रहा है सोचा चलो यहाँ भी लोन पे ले लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं। हाँ। तो मैं आपसे बस इसमें मैथ्स जानना चाह रहा हूँ कि जो ये ईएमआई पे लिया जाता है तो इसमें कितने परसेंटेज आपके हिसाब से पैसा आप डाउन पेमेंट हो तभी लो, वरना मत लो? मेरे हिसाब से आपकी जेब में 30% पैसा भी हो तो यू आर गुड इनफ टू गो फॉर अ हाउस। आप एक घर ले सकते हैं, 30% आप डाउन पेमेंट करो। देखो, लोग तो 10% डाउन पेमेंट करके भी आगे लाइफ टाइम ईएमआई देते रहते हैं, लेकिन 30% भी आपके, मेरे ख्याल से 30 से 40% आपके पास पैसे, अपना दो, अपनी आगे की ईएमआई बांधो और अपना पे करते रहो। इवेंचुअली वो जब आप अपनी ईएमआई क्लोज डाउन करेंगे, है ना, तो आप ये देखेंगे जितना पैसा दिया उससे ज़्यादा मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यू 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना हो गई है। ओके हाँ भाई, एक रेडीमेड विलास भी आजकल कॉन्सेप्ट हाँ। आया हुआ है, उस पर आपका क्या ओपिनियन है? रेडीमेड विलास देखो, अच्छे भी है लोगों के लिए, और डिपेंड करता है बेसिकली किसी कैसी नीड है। अगर मुझे मूव इन करना है जल्दी से तो मैं कहूँगा जी मेरे को रेडीमेड विला बना दो। बट इफ़ आई हैव टाइम तो मैं चाहूँगा मैं कुछ अपने हिसाब से वो चीज़ बनाऊँ, है ना, अपने हिसाब से डिज़ाइन करूँ। तो दोनों डिपेंड करता है किसकी कैसी नीड है उस हिसाब से। तो देयर इज़ नथिंग स्पेसिफिक कि कोई विलास का ऐसा। आकाश भाई, जैसे आप यहाँ पे आए तो एक बॉडीगार्ड था आपके साथ, हाँ। और ऐसे ही हम जितने भी रियल एस्टेट के लोगों को देखते हैं जो टाइकून होते हैं, बड़े बिजनेसमैन होते हैं, तो रियल एस्टेट वाले मोस्टली बॉडीगार्ड लेके चलते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं, ये थोड़ा सा बताइए, क्या रीजन है, और सही बताइएगा भाई, क्योंकि सभी लोग करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, मतलब थोड़ा सबको एक सिक्योरिटी चाहिए थोड़ी, थोड़ा सब लोग अच्छे होते हैं लेकिन कुछ लोग आपको थोड़े ट्रिकी मिल जाते हैं। तो थोड़ा अपने आप को सबको थोड़ा सेफ सिक्योर एनवायरनमेंट में काम करने की इच्छा होती है, तो थोड़ा इसलिए बस। और इस फील्ड में भाई काफी थ्रेट परसेप्शन बहुत रहता है ना, मतलब नहीं, ऐसा नहीं है एवरीवन, मतलब थोड़ा बहुत तो देखो किस फील्ड में नहीं रहता है, किस में नहीं रहता। आप भी जो काम कर रहे हैं ना, यू आर ग्रोइंग, आई विल टॉक अबाउट यू, आप ग्रो कर रहे हैं, सब चीज़ डूइंग ग्रेट, तो ऑफ कोर्स लेफ्ट राइट होते होंगे, कुछ लोग खुश होते होंगे उसमें,
1 या 2% होते होंगे वो पसंद नहीं करते होंगे, सो दिल टॉक नेगेटिव अबाउट यू और एनीथिंग लाइक दैट। तो व्हाई डू यू हैव टू कंसिडर दैट? आप सही तो अपना देखो बस। भाई, रियल स्टेट सेक्टर में जैसे आप काम कर रहे हैं, तो ऐसी कोई चीज़ बताइए जो हम नॉर्मल जनता नहीं जानती हो, लेकिन ये बड़ी आप लोगों के लिए बड़ी ट्रिकी रहती है, या बहुत एक सेक्रीफाइस टाइप की चीज़ रहती है आपके लिए। आज के समय सब पढ़े लिखे हैं, है ना, वो 1990 वाला जमाना चला गया। हाँ, आज के समय सब रेरा की वेबसाइट खोल के क्या है क्या नहीं, कौन बना रहा है, कैसे बना रहा है, एवरीवन इज एजुकेटेड, सो दैट इज अ वेरी गुड थिंग, व्हाट आई पर्सनली बिलीव। क्योंकि मुझे होता है जितनी ट्रांसपेरेंसी हो ना किसी भी बिजनेस में, इंसान इज ऑलवेज ऑन देयर टोस, है ना। पहले क्या होता, लोगों को आइडिया नहीं होता था, इतनी अवेयरनेस नहीं थी, आइडिया नहीं बोलूँगा, अवेयरनेस नहीं थी लोगों में इतनी सब चीज़ कैसे क्या। अब क्या इतनी ट्रांसपेरेंसी होगी तो क्या है, सब लोग अब सब डेवलपर्स अपना बेस्ट करने की कोशिश करते हैं, है ना, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग फॉर द एंड यूजर, फॉर द कस्टमर्स, फॉर द क्लाइंट्स टू बाय इन। तो ऐसा ऐसा कुछ नहीं कि लोगों को क्या नहीं पता रहता, एवरीवन इज एजुकेटेड, एवरीवन इज अवेयर, तो देयर इज नथिंग हिडन फ्रॉम एनीवन। भाई आप इस फील्ड में हैं, तो जो रियल एस्टेट का एक और मैं अगर सिनोनिम रखूँ तो सेल्स की क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। वो हाँ बहुत मतलब एक दूसरे से सिनोनिम है। हाँ। तो क्योंकि आप इस फील्ड में हैं, आप इतने लोगों को अपने अंडर मैनेज करते हैं, तो आप ये बताइए कि किसी भी इंसान को अगर सेल्स में आना है तो टॉप 3 सेल्स टिप दीजिए उसे कि भाई ये 3 चीज़ जो है बिल्कुल ध्यान रखना। देखो, अगर किसी को सेल्स में आना है, मेरे को ये ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया कि बहुत गहराई वाला है, जी भाई। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं। सेल्स में देखो, एक होता है जैसे कोई इनिशियल लेवल से बात करूँगा किसी, जैसे एक कोल्ड कॉलिंग होती है जो टेली कॉलर करता है, आप कॉल करे जाओ करे जाओ करे जाओ करे जाओ, आप 1000 लोगों से बात करते हो, है ना, उसमें से अगर आपको 5 आदमी भी अपने मतलब के मिल गए, है ना, तो दैट इज़ अ वेरी गुड नंबर। बट फॉर दोज 5 पीपल यू हैव टू बी पेशेंट, है ना। मैं सोचूं मैं आज दिन में 10 लोगों से मिला और उसमें 4 लोग मेरे प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हो, नॉट प्रैक्टिकल, है ना। तो यू हैव टू बी पेशेंट फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड चीज ये तो होगी अपने बारे में कि दैट यू हैव टू बी पेशेंट एंड एवरीथिंग। सेकेंड थिंग इज यू हैव टू बी अ गुड लिसनर, है ना। मेरा प्रोडक्ट है, आज मैं कोई चीज़ बेचने जाऊँ मार्केट में कुछ भी, तो मैं अपने प्रोडक्ट की बोलता रहूँ, कोई पॉइंट नहीं है। किसी पे इतना समय नहीं कि वो आपके बारे में, आप उसकी चीज़ समझिए वो क्या चाहता है, देन अपने प्रोडक्ट को उस तरीके से उसके सामने रखिए जो उसकी रिक्वायरमेंट में वो फिट इन करे। तो वो एक कला होती है जो बोलने की, वो एक सेल्स पर्सन में होनी चाहिए कि इंस्टेंट जो सामने वाला रिक्वायर कर रहा है आप अपने प्रोडक्ट को वैसे मोल्ड करके उसके सामने रख दीजिए, वो ऑटोमेटिकली ले लेगा। तो वो एक कला होनी चाहिए मेरे हिसाब से एक सेल्स पर्सन में, जो अच्छा बनने के लिए। आकाश भाई, जैसे अभी स्काईहोम लखनऊ से शुरुआत हुई है, अयोध्या में भी है, हाँ जी। तो आपने लखनऊ को क्यों चुना? क्योंकि लखनऊ के अलावा भी बहुत सारी सिटीज़ हैं, बहुत है, लेकिन आपका मैं देख रहा हूँ कि लखनऊ में खास इंटरेस्ट है, आप लोग काफ़ी अच्छे लेवल पे मार्केटिंग भी कर रहे हैं यहाँ पे। आई थिंक अभी हनी सिंह भी आए थे, उससे पहले भी आपने इवेंट कराए थे। तो आपने लखनऊ क्यों चुना? मतलब ऐसा क्या आपको हमारे लखनऊ में अच्छा लगा कि यार ये जगह जो है कुछ कर सकती है? मैं जब से लखनऊ के बारे में जाना हूँ, मैं कहता हूँ लखनऊ क्यों नहीं। लखनऊ को अगर सिर्फ रियल एस्टेट एस्पेक्ट से देखे, देखो रियल एस्टेट बेसिकली 3 चीज़ों से चलता है, सप्लाई, डिमांड एंड द थर्ड वन इज इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना। हर कोई कहता है कि सप्लाई डिमांड से चलता है, लेकिन मैं उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जानता हूँ। तो इंफ्रास्ट्रक्चर से क्या मतलब है, आज के समय लखनऊ में आप देखिए कितने एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं, ठीक है, आपकी आउटर रिंग रोड बनी, है ना, एयरपोर्ट है, आज से 5-7 साल पहले एयरपोर्ट की क्या स्टेटस थी, आज कितना एक्सपैंड कर दिया, कितना बड़ा कर दिया। जब गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना फोकस है, गवर्नमेंट अपनी टाउनशिप हर साल कोई ना कोई टाउनशिप ला रही है, तो जब जहाँ पे गवर्नमेंट का इतना ध्यान है तो उसका रियल एस्टेट तो ऑटोमेटिकली बूम करेगा, पहली चीज। अब दूसरा पॉइंट जो मैंने बोला था दैट वाज डिमांड। आई कम फ्रॉम दिल्ली ओरिजिनली। दिल्ली में 100 से 150 किलोमीटर की जो पेरिफेरी है, आप मेरठ मुजफ्फरनगर यूपी में चले जाइए या हरियाणा वाले से, सब चाहते हैं कि भैया मैं बेशक मेरठ मुजफ्फरनगर या कहीं पे रह भी रहा हूँ, जब भी मेरा एक घर दिल्ली में होना चाहिए, ठीक है, वो मेरे लिए इस्तेमाल हो या मेरे बच्चों के लिए इस्तेमाल हो, लेकिन मेरा एक घर होना चाहिए। सेम वे
आज पूरे यूपी चाहता है कि भैया मेरा घर लखनऊ में हो, ठीक है। तो ये है इस सिटी की डिमांड। अब थर्ड चीज जो है सप्लाई। आज के समय लखनऊ में जिस स्पेस में एक ग्रोइंग सिटी है, ऑफ कोर्स बहुत सब डेवलपर्स अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन स्टिल देयर इज लॉट ऑफ सप्लाई दैट इज रिक्वायर्ड। आज जिस स्पेस से हम सब लोग काम कर रहे हैं, अगर इस स्पेस से हम 20 से 25 साल भी काम कर ले सब मिलके, जब भी लखनऊ में हर एक इंसान को जो घर लेना चाहता है नहीं दे सकते। तो ये खूबसूरती है इस सिटी की जो मुझे मतलब आकर्षित करा हुआ है। आकाश भाई, अब एक चीज़ और बताइए, हम जब भी प्रॉपर्टी लेने जाते हैं तो बीच में ब्रोकर्स होते हैं। तो मैं आपको अपना माइंडसेट बताता हूँ कि मुझे ब्रोकर बड़े सही लगते हैं कि चलो ठीक है, काम आसान कर दिया है। पर मेरे पापा का माइंडसेट रहता है कि यार ब्रोकर जो है इनको एक्स्ट्रा पैसे क्यों देने हैं। तो देयर आर लॉट ऑफ ऐसे लोग जो ब्रोकर से थोड़ा सा घबराते भी हैं कि धांधली भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। तो आपके हिसाब से क्या ब्रोकर्स पे जो भी नॉर्मल जनता है दे शुड रिलाई कि नहीं? देखिए, ऑफ कोर्स पास में नेगेटिव चीज़ें हर किसी के साथ हो जाती है। हम कहीं न्यूज़पेपर में पढ़ लेते हैं, न्यूज़ में, तो एक परसेप्शन होता है। बट आज के समय देखिए, आज मुझे कोई चीज़ खरीदनी है तो मैं 1000 प्रोजेक्ट में जा के घूम के आऊँ, देख के आऊँ, कंपेयर करूँ, कुछ चीज़ इन्फॉर्मेशन मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगी। तो इतना समय भी नहीं, प्लस इतनी एक्सेसिबिलिटी भी नहीं है हर जगह, है ना। तो ब्रोकर, इफ़ आई टॉक अबाउट एन एसोसिएट, उन्हें एक इंफॉर्मेशन होती है ओवरऑल सिटी कहाँ पे क्या बन रहा है, कैसे क्या, ये सब चीज़। जब मैं या कोई भी इंसान उनके पास जाता है और अपनी रिक्वायरमेंट बता देता है, तो उन्हें ऑटोमेटिकली पता होता है कि ये 100 प्रोडक्ट जो आज के समय मार्केट में अवेलेबल है, ये 6 या 7 प्रोडक्ट इनके लिए बेस्ट फिट इन है। वो दिखाते हैं क्लाइंट को, उन्हें ऑटोमेटिकली पसंद आ जाता है, ठीक है ना। तो पहली चीज़ विन विन सिचुएशन आती है एक क्लाइंट के लिए। अब एक चीज़ बताओ, कोई इंसान सर्विस दे रहा है, आज मैं कोई काम कर रहा हूं तो मैं बिना पैसे के तो नहीं करूंगा, कोई समाज सेवा तो नहीं कर रहा। तो एसोसिएट भी अपने जो इतने एक्सपेंसेस लगा रहा है, ऑफिस रन कर रहा है, उनकी टीम होती है, सब चीज़ होती है, आपको दिखाते हैं, 100 क्लाइंटों में से एक कन्वर्ट होता है, तो उसकी भी तो एक कॉस्ट होगी। तो मी बीइंग अ क्लाइंट, मैं ये मानता हूं कि मेरी जिम्मेदारी है, अगर सामने वाला मेहनत कर रहा है तो उसके लिए पे करे। तो पहली चीज। अब आती है दूसरी थिंग, ट्रस्टिंग द राइट पर्सन। तो उसके लिए जैसे आज के समय रेरा वेबसाइट होती है, तो आप अपने एसोसिएट को चेक करिए कि क्या वो रेरा रजिस्टर्ड है, थोड़ा रेफरेंस लीजिए, एंड देन इफ यू हैव दैट ट्रस्ट एंड एवरीथिंग, यू कैन गो अहेड विद दैट पर्सन। आकाश भाई, बहुत सही आपने बात बताई, और ये बात जरूरी भी है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, कुछ गलत लोगों की वजह से बहुत सही लोग भी बदनाम हो जाते हैं। प्लस ब्रोकर्स, मुझे जो लगता है पर्सनली, कि बहुत इजी कर देते हैं काम। जैसे वो आपसे 4 चीज पूछ लेते हैं, कैसा रिक्वायरमेंट है वो आपको दिखा देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। तो सही कह रहे हो भाई। एक चीज बताइए कि मैं आपसे कुछ चेकलिस्ट पूछूं, भाई मुझे प्रॉपर्टी खरीदनी है तो ये चेकलिस्ट मुझे चेक कर लेनी चाहिए कि वो कुछ फ्रॉड ना हो। तो ऐसी कुछ चेकलिस्ट बताइए भाई। चेकलिस्ट देखिए, सबसे पहली चीज़ होती है कि जो भी आप प्रोजेक्ट में जा रहे हैं वो रेरा अप्रूव्ड है एंड लोकल अथॉरिटी से अप्रूव्ड है या नहीं। तो ये चूंकि गवर्नमेंट जब अपने तरफ से अप्रूवल कर देती है तो एक ऑलरेडी एक ऑथेंटिसिटी मिल जाती है प्रोजेक्ट को। तो इफ इट्स अप्रूव फ्रॉम द लोकल अथॉरिटी एंड रेरा, तो इट्स गुड टू गो, नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है, मतलब मेन यही चीज चेक करनी। हाँ, मेन चीज़ ये है कि आप रेरा और उससे अप्रूव्ड हो आपका प्रोजेक्ट, एंड दैट इज गुड इनफ। अंडर कंस्ट्रक्शन अपार्टमेंट जो होते हैं भाई, और एक होता है ये रेडी टू मूव, मतलब आप शिफ्ट कर जाओ, तो आपका क्या कहना है इस पे कि क्या चुनना चाहिए? देखिए, इसको मैं एक तरीके से ये बताऊंगा, जैसे आउटर रिंग रोड की बात करते हैं, ठीक है। मैं इसे अंडर कंस्ट्रक्शन या कंस्ट्रक्शन में, आउटर रिंग रोड है। जब तक आउटर रिंग रोड नहीं बनी थी तो लोग तो आउटर रिंग रोड आएगी आएगी आएगी, तो रेट बढ़ता रहा तेज 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 जमीनों का, लेफ्ट राइट का, सबका। लेकिन आज जब आउटर रिंग रोड बन गई, मार्केट सेटल्ड होगी, तो आज एक नॉर्मल रेट बढ़ रहा है। सेम वे एक प्रॉपर्टी होती है, सबको जब फिनिश प्रोडक्ट मार्केट में आ जाता है तो उसका एक ऑलरेडी अप्रिसिएशन ठीक ठाक हो जाता है, उसके बाद आपको अप्रिसिएशन मिलता है, बट एक नॉर्मल पेस में मिलता है। लेकिन जब अंडर कंस्ट्रक्शन होता है तो एक आपको थोड़ा अप्रिसिएशन ज्यादा मिलता है, पहला डिफरेंस ये होता है। सेकंड चीज क्या होती है, जब बिल्डिंग बन गई है ना, तो आज मैं खरीदूंगा तो मेरे को इंस्टेंट पैसा देना पड़ेगा,
है ना। वहीं पे लोग जब अंडर कंस्ट्रक्शन लेते हैं प्रॉपर्टी को 2 साल 3 साल 4 साल लग जाते हैं बनने में, तो थोड़ा 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 करके पैसा देते रहते हैं, विच इज पॉकेट फ्रेंडली ऑल्सो। तो आप थोड़ा 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 पैसा करके देके अपना पैसा भी दे देते हैं, प्लस आपकी प्रॉपर्टी अप्रिशिएट भी करती रहती है। तो इससे बढ़िया चीज क्या है आपके लिए। सही बात है। लेकिन अगर आप एंड यूजर है, आपको इमीडिएट चाहिए, तो ऑफकोर्स आप रेडी मूव लीजिए। भाई 2025 से 2030 के बीच में अब जो समय आ रहा है, मैं आपसे पूछूं कि 3 ऐसी सिटीज बताइए जो फास्टेस्ट ग्रोइंग हो आपके हिसाब से, जहाँ पे मतलब मजा आने वाला है। देखिए लखनऊ ऑफ कोर्स, सेकंड हो सकता है मेरा बायस्ड भी हो क्योंकि वी आर कमिंग इन अयोध्या, तो बट एक पिछले 2-3 साल में अयोध्या का एक जो माहौल बना है, नॉट जस्ट एट नेशनल लेवल बट एट अ ग्लोबल लेवल टू, तो अयोध्या। एंड द थर्ड वन इज स्पेसिफिकली आफ्टर कोविड, लोग अपनी लाइफस्टाइल अपने रहन सहन में इन्वेस्ट करते ज़्यादा, है ना। तो ये जो सिटीज़ है जहाँ पे लोग पहले सिर्फ घूमने जाना चाहते थे, जैसे फॉर एग्जांपल उत्तराखंड, हिमाचल, आजकल यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि लॉट ऑफ डेवलपर्स आर कमिंग विद सेकंड होम्स, तो उसकी डिमांड अच्छी खासी बढ़ रही है। तो थर्ड आंसर भी मेरा थोड़ा बायस्ड लग सकता है, लेकिन सिटी में देहरादून करूँगा। अच्छा, वो आपका मुझे लगता है होम टाउन हाँ, हो गया। नहीं होम टाउन नहीं, बट तो ये बेसिकली ये सिटीज़ है, मुझे लगता है दे विल बूम अ लॉट। भाई अगर मैं यूपी को आपको कंपेयर करना हो, हाँ। उत्तर प्रदेश में लखनऊ में बैठे हैं हम, हाँ। तो अगर आपको लखनऊ को मैं दिल्ली, मुंबई इन सब से कंपेयर करने को कहूँ, तो आपको क्या लगता है कि लखनऊ अभी किन किन चीज़ों में आगे है? मतलब ऑफ कोर्स वो बड़े सिटीज़ हैं, काफ़ी नाम है, बट आपको क्या लगता है यहाँ से वाइब आपको कैसे फील होती है? दिल्ली में भी रहा हूँ, सब चीज़ें वो तो दिल्ली अपने में बहुत बढ़िया, नो डाउट, बट लखनऊ में थोड़ी शांति है। तो बट एक बार लेट्स गो फॉर द क्वेश्चन अगेन, इसका पर्सपेक्टिव क्या था? पर्सपेक्टिव भाई ये कि अगर मैं आपने बोला ना बायस है, तो मैं लखनऊ का हूँ। हाँ। मेरा बायसनेस है कि लखनऊ बेटर है। हाँ। और ये हमारी डिबेट चलती रहती है कि लखनऊ वैसे दिल्ली में क्या बेटर है। हाँ। दिल्ली भी रहा हूँ हाँ। भाई, तो आप अब क्योंकि आप हमारे अब लखनऊ के भी हो गए, जनरल बात करनी है, रियल एस्टेट पर्सपेक्टिव? नहीं जनरल जनरल बात करनी है। हाँ जी भाई, तो आप कंपेयर करिए दोनों को। तो देखिए दिल्ली रहा हूँ सब चीज़, तो दिल्ली में अपना मज़ा है ऑफ कोर्स, लेकिन लखनऊ में एक थोड़ी शांति है, ट्रैफिक नहीं है। तो आज मुझे यहाँ से किसी भी कोने में जाना हो तो मैं मैक्सिमम 30 मिनट्स में पहुँच जाता हूँ, लेकिन दिल्ली में मेरे को अपने घर से 1 किलोमीटर जाना हो तो आधा घंटा लग जाता है। तो ट्रैफिक, ये सब चीज़ें, तो थोड़ा लोग, खाना अच्छा है यहाँ का बहुत। अब एक चीज़ और है कि हमारे देश में ज़्यादा आम आदमी है, मतलब जो अमीर बनना चाहता है, एस्पिरेशन रखता है। तो मैं मान के चलूँ किसी के पास 20-30 लाख रुपए है और उसको रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है, तो आप कैसे उसको 20-30 को ग्रो करने का थोड़ा एक सजेशन दीजिए। मतलब एक नॉर्मल किसी का 20-30 लाख है, उसको रियल एस्टेट में उसको बढ़ाना है, तो कुछ आइडिया बताइए। देखिए ऐसा तो नहीं होता कि 20-30 लाख के कुछ दिनों में पैसा बढ़ जाए, कुछ एक प्रोसेस होती है। आप एक अच्छा प्रोजेक्ट ढूंढिए, ठीक है, राइट डेवलपर का, राइट लोकेशन पे, एंड ऑफ कोर्स सारी अथॉरिटी से अप्रूव, ऐसा एक अच्छा प्रोजेक्ट देखिए, उसमें इन्वेस्ट करिए, एंड देन थोड़ा उसे टाइम दीजिए, समय के साथ वो पैसा खुद बढ़ेगा ऑटोमेटिकली। ठीक है भाई, एक कभी मैंने रील देखी थी कल परसों में कि गुड़गांव जो है वो इंडिया का मोस्ट ओवररेटेड जगह हो गई है। हाँ। तो क्योंकि अब आप दिल्ली के भी हैं, गुड़गांव भी आप ही का पास ही है, तो थोड़ा बताइए मुझे कि ये सच है या आपको नहीं लगता है ऐसा कुछ भी नहीं है? देखिए गुड़गांव मैं तो नहीं मानता बिल्कुल भी ओवररेटेड है। उसका सिंपल एक रीज़न है, शहर ने आपको वो लाइफस्टाइल दिया है, वो एक फील दी है लग्जरी की, है ना। आज हम दुबई जाते हैं या कोई भी यूरोपियन कंट्री जाते हैं, उनके डाउनटाउन जाते हैं, एक फील आती है ना कि भाई कहाँ खड़े हैं, उनके बिल्डिंग्स की फ़ोटो लेते हैं ना, यार क्या डिज़ाइन बनाया है, ये हम भी अपने प्रोजेक्ट में या कहीं डालेंगे। तो सेम वे आज वो फील आपको गुड़गांव दे रहा है। तो भाई जब कंपनियों ने वहाँ पैसा लगाया है, गवर्नमेंट ने वहाँ पैसा लगाया है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है, तो किस चीज़ का ओवररेटेड है? और एक नॉर्मल सी टेंडेंसी है, जब इंसान एक लेवल से ज़्यादा बढ़ता है तो किसी को पसंद नहीं आता, वो गुड़गांव ने करके दिखाया। सॉलिड है भाई है। आकाश भाई एक चीज़ और बताइए, लोग बहुत ज़्यादा जो है ना दुबई की तरफ भाग रहे हैं हमारे देश के लोग, और मैंने ये देखा है कि जो रिच लोग हैं उनका एक ना एक अपार्टमेंट हो गया या फ्लैट हो गया आज की डेट में वो लोग ले चुके हैं या फिर वो सोच रहे हैं। तो दुबई में ऐसा क्या है कि आप देख रहे हैं कि वहाँ पे रियल एस्टेट सेक्टर बहुत बूम कर रहा है और इंडियंस बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं?
देखिए जितना मैंने ऑब्जर्व करा दुबई के मार्केट को, वहाँ पे टैक्स का जो लेवरेज है कि आपको जो भी आप अर्न कर रहे हो उस पर टैक्स नहीं है, दैट इज़ अ वेरी लुब्रिकेटिव थिंग फॉर पीपल टू इन्वेस्ट देयर, तो दैट इज़ समथिंग देयर। बट आगे कैसा रहता है कैसा नहीं रहता, देखो मैं सिंपल एक चीज़ मानता हूँ, दुबई हो या कहीं हो, भैया मैं पैसा वहाँ लगाऊंगा जहाँ मुझे लगे मेरा पैसा सेफ है ना। दुबई बहुत सेफ है, आज सब चीज़ ही है, लेकिन देखो देशों के बीच में कब कौन सी चीज़ बिगड़ जाए कुछ नहीं पता रहता। आज इंडिया कनाडा, आज से 5 साल पहले हम कहते थे, या इंडिया यूएस हम बात करते थे कि बहुत अच्छे है ये वो फलाना ढिमकाना, आज सबसे वी डोंट हैव गुड रिलेशन विद देम बिकॉज वट एवर रीजन आर देयर। तो मैं ऐसा चाहूँगा कि मैं इन्वेस्ट वहाँ करूँ जहाँ पे हमेशा चीज़ें न्यूट्रलाइज रहे, है ना। तो मैं ये फील करता हूँ कि पैसा वहाँ लगाऊं जो मेरे आसपास हो। आप ये कहना चाह रहे हैं कि दुबई में पैसा लगाना सेफ नहीं है? देखो मैं ये कहूँगा तो 4 बातें हमारे पेज पे भी लेकिन बात ये, बट आई वुड से पॉइंट बहुत अच्छा बोला है। मैंने सिंपल सी चीज़ ये कही कि देखो पैसा वहाँ लगाऊंगा जहाँ मुझे लगता हो मेरी पैसा सेफ है, सिंपल सी चीज़ है। कब रिलेशन खराब हो जाए, कब रिलेशन खराब हो जाए, आपका कल यूएस से अच्छा रिलेशन था जब इलेक्शंस वगैरह थे, आज थोड़ा वो कंफर्ट नहीं है रिलेशन में, तो मैं ऐसी जगह क्यों लगाऊं जो किसी थर्ड रीजन की वजह से मेरे प्रॉपर्टी के ट्रांजैक्शंस में कोई फर्क पड़ सकता है, तो मैं क्यों लगाऊं। और इंडिया में एक चीज ये बताओ मेरे को, दुबई में ऐसी क्या चीज है, पैसा क्या बढ़ जाएगा जो इंडिया में नहीं बढ़ेगा। कोरोना टाइम में जिन लोगों ने पैसा प्लॉटों में लगाया या जमीनों में लगाया, 2 साल में उन लोगों का पैसा डबल हुआ है। और ये ऑल ओवर, मैं किसी एक सिटी की बात नहीं करूंगा, दिल्ली में हुआ, गुड़गांव में हुआ, ऑल ओवर इंडिया हुआ। ऐसा जैसा पैसा बढ़ रहा है, कहाँ बढ़ रहा है, तुमने जो दुबई जाने की जरूरत है या मुझे कहीं विदेश जाने की जरूरत है। सही कह रहे हैं भाई। प्लस ये जो आपने एक नया पर्सपेक्टिव दिया है ना इसके पीछे, ये बड़ा अच्छा है। क्योंकि अब जैसे कनाडा का आपने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया कि जब वहाँ पे सब ठीक था, बट अभी जब रिलेशन खराब होते हैं तब दिक्कत हो जाती है। अभी यूएस में देखिए, वो ट्रम्प जब से आए तब से जो लोग वीज़ा वहाँ पे वो रिन्यू नहीं करा पा रहे इंडियन। एग्जैक्टली। तो अब जिन लोगों ने इन्वेस्ट करा होगा, जो वहाँ रह भी रहे होंगे, आज उनको खुद की रहने की टेंशन है ना। तो प्रॉपर्टी तो आदमी बाद में देखेगा ना, पहले पता पड़े वहाँ रहने ही ना दे। तो मैं तो इस कॉन्वर्सेशन में बाद में आऊंगा कि भाई मेरा पैसा कितना बढ़ेगा, मैं पहले जितना लगाया उतना तो वापसी निकाल लूं, वो तो कंफर्ट हो मेरे लिए, तो मैं क्यों लगाऊं ऐसी जगह। भाई अभी आप लोगों ने अयोध्या में भी पैसा लगाया, तो आपको क्या लगता है कि अयोध्या का भी रियल एस्टेट फ्यूचर में बूम करने वाला है? बिल्कुल लगता है, और उसके मल्टीपल रीजंस है। पहली चीज क्या है, जस्ट नॉट अयोध्या। आज मैं लखनऊ में कोई प्रोजेक्ट लाता हूँ तो कौन खरीदता है, लखनऊ, ये लखनऊ के यूपी के नियर अबाउट की सिटीज के लोग, है ना। अयोध्या एक ऐसी डेस्टिनेशन है जहाँ पे प्रॉपर्टी आज के समय अयोध्या का आदमी ले ही नहीं रहा है, बाहर के लोग ले रहे हैं। बाहर मतलब सिर्फ नेशनल लेवल नहीं कह रहा हूँ, एनआरआईज भी खरीद रहे हैं, क्योंकि एक सेंटिमेंटल टच है वहाँ पे। तो पहली चीज तो ये होगी, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, अयोध्या है, आज आपने एक चीज देखोगे, वहाँ कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, आप जाओगे तो एक डेवलपिंग स्टेज में है। आप ये सोचिए जब अयोध्या ऐसा बन जाए, आज अयोध्या कोई जाता है तो सुबह जाता है शाम को वापसी आता है, कोई अयोध्या नहीं रुकता, है ना। कोई ट्रैवल भी करता है तो अयोध्या से फिर लखनऊ रुक जाता है, देन दे गो, राइट। तो जब जिस हिसाब से ये गवर्नमेंट काम कर रही है कि अयोध्या को ऐसा एक डेस्टिनेशन बनाया जाए जहाँ पे 3 से 4 दिन इंसान अपने समय स्पेंड करे, है ना। तो जब वो इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाएगा और वहाँ पे लोग रुकेंगे, तो देयर इज ऑलरेडी अ बिग डिमांड होटल्स की, स्टूडियो अपार्टमेंट्स की। तो उस समय तो कितनी होगी। आज के समय अयोध्या रुकना कोई फैसिलिटी नहीं है कोई ऐसी अच्छी, है ना। तो इसीलिए मेरे हिसाब से अयोध्या एक बहुत प्रोमिनेंट जगह है जहाँ पे जो जस्ट नॉट रियल एस्टेट, सब चीज़ बहुत तेज़ी से एक्सपैंड करेगी वहाँ पे, क्योंकि वो टूरिज्म ऐसी चीज। आज एक चीज़ बताइए आप, चलो लेट्स टॉक इट एन अदर वे। यूरोप है, यूरोप की इकोनॉमी मैक्सिमम किस चीज़ से चलती है, दैट इज टूरिज्म। टूरिज्म पूरे देश को चला रहा है। ये तो शहर है, उस शहर का रियल एस्टेट है, वो कैसे नहीं चलेगा। तो बस वो चीज़। भाई तो ये बताइए कि हम कैसे पता करें कि यार ये ब्रोकर फ्रॉड है कि नहीं, क्योंकि आप रियल एस्टेट में आपकी इतनी एक्सपर्टीज है, तो थोड़ा इसको समझाइए भाई कि आदमी जो है ना ये ब्रोकरों के फ्रॉड से बच सके। देखिए, इफ़ आई एम अ बायर, सबसे पहली चीज़ मैं क्या करूँगा कि जिन भी लोगों से मैं कनेक्ट कर रहा हूँ प्रॉपर्टी बाय करने के लिए,
उनकी कंपनी का नाम लूँगा और आई विल गो टू द रेरा वेबसाइट, देखूंगा कि वो रेरा रजिस्टर्ड एजेंट्स है या नहीं। ठीक है। तो पहली तो सबसे इनिशियल लेवल की चेकलिस्ट ये है। फिर उसके बाद सब चीज़ क्या होती है, व्हेन यू हैव अ डिस्कशन विद द योर कंसर्न्ड एसोसिएट, तो एक कितनी ट्रांसपेरेंसी वो आपके साथ रख रहे इन टर्म्स ऑफ डॉक्यूमेंट, है ना, जो प्रॉपर्टी आप प्लान कर रहे हैं उनके डॉक्यूमेंट्स आपको सब प्रोवाइड करे जाए। ओनर जो है, जो भी लैंडलॉर्ड है जिनसे भी आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, उनसे आप एक 1-to-1 इंटरेक्शन कराए, सब चीज़, है ना। एंड वंस यू हैव द पेपर एंड एवरीथिंग, देन आप अपनी वर्किंग करिए, आप तहसील जाइए, वहाँ से उनके डॉक्यूमेंट्स निकलवाइए कि कोई लिटिगेशन तो नहीं है इस प्रॉपर्टी पे, कोई बैंक लोन तो नहीं है, ये सब प्रोसेस कराइए एंड देन यू आर गुड टू गो। तो ऑफ कोर्स फ्रॉड्स होते हैं, बट फ्रॉड कब होते हैं, जब आप खुद अवेयर नहीं है, आप खुद सतर्क नहीं है। आज मैं कहीं जा रहा हूँ, रात के अंधेरे में जा रहा हूँ, तो भाई अगर मैं अपनी हाथ में ऐसे यूं पैसे लेके घूमूंगा तो मैं नहीं सोचूंगा वो समझदारी है, भाई मैं खुद सतर्क हो जाऊंगा ना। तो जब मार्केट में पता है फ्रॉड है, तो आप खुद अपने आप को सतर्क करिए चेकलिस्ट लेके। सही कह रहे हैं भाई। और भाई जैसे फ्लैट वर्सेस प्लॉट वाली हमने बात करी थी, हाँ। तो उसमें ना मेरे कुछ क्वेरीज हैं। जैसे आपने कहा कि फ्लैट अगर खुद रहना है तो सही है, पर क्यों प्लॉट सही नहीं? जो कि हम प्लॉट भी लेंगे, उसको बनाएंगे, मैं भी लूंगा, मेरा बच्चा भी यूज़ करेगा, उसका ही बच्चा यूज़ करेगा, फ्लैट तो कुछ दिन में ख़त्म हो जाना है। तो थोड़ा भाई ये भी मुझे तो डिटेल में समझाइए। देखिए इसमें क्या है, ऑफ कोर्स पहली चीज़ ये है कि एंड यूज़र हो तो आप फ्लैट लो, नो डाउट, ठीक है। लेकिन जो चीज़ मैंने पहले भी मेंशन करी थी, अगर पैसे का 1 का 1.25 1.5 2 करना है तो आप प्लॉट लो। उसके रीज़न क्या है? सबसे पहली चीज़ क्या होती है, लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का क्या मतलब है यार, आज मैं कोई पैसा इन्वेस्ट करता हूँ तो किस लिए करता हूँ? ऐसा थोड़ा ना ज़िंदगी भर वो प्लॉट रहेगा, पैसा बढ़ता रहेगा, सब चीज़। क्यों? कल को मेरे को ज़रूरत पड़ी या आई हैव अ बेटर अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट, कि मैं वो पैसा निकालूं और अपना आगे लगाऊं, है ना। अपार्टमेंट में वो अपॉर्चुनिटी कम होती है। आज मैं प्लॉट बेचने जाऊं, महीने 30 दिन के अंदर अपना बेच के अपना पैसा निकाल के आई विल मूव फॉरवर्ड। अपार्टमेंट में इट टेक्स टाइम। तो मैं वो चीज़ को ज़्यादा एडवाइस नहीं करता जिसमें आपका पैसा फंसा ही रहे, बेशक बढ़ रहा है ना, फर्स्ट थिंग। सेकेंड चीज़, देखिए आज अपार्टमेंट्स आते हैं, जब बनते हैं बहुत अच्छे लगते हैं, सब चीज़ें लगते हैं, लेकिन विद टाइम ऑफ कोर्स आपके अपार्टमेंट अप्रिशिएट करेंगे। लेकिन एक होता है ना, जब बगल में एक नई सोसाइटी आ जाए तो सब कहते हैं यार मैं नई में रहूँगा, पुराने में क्यों रहूँ। तो एक वो डिफरेंस आता है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए एक प्लॉट एक ज़्यादा एप्रिसिएशन देता है मार्केट में। भाई अब हम थोड़ी सी स्काई होम की बात करते हैं। हम्म ये क्या प्लान कर रहा है स्काई होम हमारे उत्तर प्रदेश में, पूरे इंडिया में क्या फ्यूचर प्लानिंग है? देखिए अभी हम ऑलरेडी एक 50 एकड़ की इंटीग्रेटेड टाउनशिप लखनऊ में लाए हैं। फिर उसके बाद देन वी आर कमिंग सून इन अयोध्या विद स्टूडियो अपार्टमेंट्स, रिटेल, कमर्शियल। Then we are moving to Dehradun. Dehradun again we are coming with a land parcel where we are coming up with villas. तो कहने का मतलब ये है 2000 जो हमारे खुद के विजन है कि 2026 तक समवेयर अराउंड 2.5 से 3,000 करोड़ के प्रोजेक्ट हमारे ऑपरेशनल होंगे स्काईम के। बधाई हो आकाश भाई, आपको इतना फ्यूचर आपने इसमें प्लानिंग करी है। एंड आई होप ये आपका जो भी फ्यूचर का गोल है बहुत अच्छे से सक्सेसफुल हो। बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है इस पॉडकास्ट में भाई, एंड थैंक यू फॉर कमिंग हियर। मेरा एक जाते जाते आपसे एक आखिरी क्वेश्चन है कि मान लीजिए मुझे एक रियल एस्टेट कंपनी खोलनी है, ठीक, तो मिनिमम मेरे पास कितना पैसा होना चाहिए एक छोटा सा भी प्रोजेक्ट लॉन्च करने के लिए? ये बताइए। पैसे की बात नहीं करूँगा, पैसा आ जाएगा, अच्छे लोग जुड़ जाएंगे, एक सपना होना चाहिए, एक विजन होनी चाहिए, एक सोच होनी चाहिए। अगर वो सोच है तो ऑटोमेटिकली आपके पास पैसा है तो आप कर दोगे, नहीं तो लेफ्ट राइट पैसा लगाने वाले आपको खूब मिल जाएंगे। तो बिफोर जो लोग सोचते हैं कि मेरे को इतना पैसा चाहिए नहीं चाहिए, वो मुझे लगता है एक सुपरफिशियल टाइप चीज़ है। आप एक सोच रखिए, सब चीज़ हो जाएगी। थैंक यू सो मच आकाश भाई फॉर कमिंग हियर, एंड इट वॉज वेरी नाइस टॉकिंग टू यू, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। लखनऊ उत्तर प्रदेश को आप हमारे आगे बढ़ाने में रोल अदा कर रहे हैं। थैंक यू भाई। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर